चलिए। नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 17 करेंगे और फिर बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग चैनल को बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अरे मेरी मोहब्बत के दुश्मन, लाइक जाके करो ना, कमेंट करके बताओ ना, कितना अच्छा कंटेंट है आप लोगों के बीच। उसके बाद जो है, पता नहीं कहाँ हो तो लोग। चलिए ठीक है, आपकी मर्ज़ी और आप जो चाहे वही करें। हमें जो समझ में आता है हम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए मेरा समर्पण हमेशा रहेगा। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल क्या है? रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहेंगे भैया? उन्हें कहेंगे थैलोफाइटा। उन्हें क्या कहेंगे? थैलोफाइटा। कैसे पता चलेगा? आइए हम आपको बताते हैं। लिखना चालू कीजिएगा आप लोग। कलम और कॉपी लेके बैठिए और लिखते चले जाइए। एग्जामिनेशन हॉल में यही पूछेगा जो यहाँ बोर्ड पे छपेगा। उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। चिंता नहीं कीजिए आप लोग, नहीं तो पूरा किताब रटते रह जाइएगा। रटिए, कब तक रटते हैं? पादप जगत यह दो हिस्सा में बटा हुआ है। एक होता है क्रिप्टोगैमी, जिसका मतलब होता है पुष्प बोधि। और एक होता है फेनरोगैम्स, अपुष्प बोधि। क्रिप्टोगैमी भी 3 प्रकार के होता है। इसे 3 भागों में बटा गया, होता नहीं है, बांटा गया। एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा और एक है टेरिडोफाइटा। फेनरोगैम्स भी 2 भागों में बांटा गया। एक है आवर्त बीजी और एक है अनावर्त बीजी। इसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इत्मीनान से पढ़िएगा, आराम से एकदम, दिखाने दीजिए हमको। थाइलोफाइटा क्या होता है? यह स्वपोषी वर्ग है, मतलब पूरे प्लांट का सबसे बड़ा जगत, सबसे बड़ा जगत। उसके बाद यह स्वपोषी होता है। अब स्वपोषी होता है तो एकदम कंफर्म है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता होगा, तब तो होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता होगा। चलिए, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि कंटेंट को ज्यादा लिखना है। आइए, अब क्लोरोप्लास्ट होता है तो इसका एग्जाम्पल है, इसमें कौन कौन आ जाएगा आपको? इसमें आ जाएगा आपको लाइकेन, क्योंकि लाइकेन में होता है कवक और शैवाल। कवक और आप जानते हैं कि शैवाल जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जबकि इसमें नहीं होता, ये परपोषी है। बट ये जो कवक है इसको जल देता है, शैवाल को क्या देता है?
जल, खाना बनाने में जल दे के मदद करता है, इसलिए लाइकेन का सहजीवी कवक और शैवाल होता है। ठीक है। यूग्लिना, यह भी स्वपोषी है और थाइलोफाइटा वर्ग में आता है। ठीक है। आपको बता दें कि थाइलोफाइटा वर्ग के जो पेड़ होते हैं, प्लांट होते हैं, उसमें जड़, तना, संवहन उत्तक, संवहन उत्तक, ये सब नहीं होता है। जड़ नहीं होता है, तना नहीं होता है। ये नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, पर देख लो तो। ये वाला हिस्सा दिख रहा है? ठीक है, चलो। तो देखिए, थाइलोफाइटा जो वर्ग है, उस वर्ग में जड़, तना, संवहन उत्तक नहीं होता है। संवहन उत्तक में जाइलम और फ्लोएम, ये नहीं होता है इसमें। तो ये थाइलोफाइटा वर्ग है। ब्रायोफाइटा जो है, इसको उभयचर वर्ग भी कहते हैं। कौन वर्ग? उभयचर वर्ग। चलिए पेन चेंज कर देते हैं। कौन सा वर्ग बोलते हैं इसको? उभयचर वर्ग भी बोलते हैं। उभयचर वर्ग भी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या नहीं होता है? तो इसमें जो होता है, अ, इसमें फूल, फल, ये सब नहीं होता है। इसमें फूल फल नहीं होता है। और टेरिडोफाइटा जो होता है, इसमें सब कुछ होता है। जड़, तना, संवहन उत्तक, ये तीनों होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आवर्त बीजी जो होता है, आवर्त बीजी जो होता है, ये क्या होता है हम आपको बता दें। इसमें बीज अंदर होता है, बीज अंदर। और अनावर्त बीजी में बीज बाहर होता है, बीज बाहर। आवर्त बीजी का अगर हम उदाहरण लेते हैं आप लोगों को, तो आवर्त बीजी में जो है फूल होता है, इसमें क्या होता है? पुष्प होता है, लेकिन बीज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बीज नहीं होता है। अनावर्त बीजी जो बीज बाहर होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, उसमें जो है साइकस का पेड़ आता है। कौन आता है? साइकस का पेड़। और ये जो साइकस का पेड़ है, इसे साबूदाना निकलता है, साबूदाना। एक होता है सिकोया। सिकोया का जो पेड़ है, ये विश्व का सबसे बड़ा पेड़ है, विश्व का सबसे लंबा पेड़, सबसे लंबा पेड़ सिकोया का पेड़ होता है। तो इतनी बातें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। इतनी बातें क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। फिर आप क्वेश्चन को तुरंत लगा लोगे। इसमें और भी कंटेंट है, लेकिन ऑनलाइन में इतना ही हम बता पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं सवाल पे। और सवाल को देखिए, उसका आंसर आपको लग जाएगा। पूछा था कि विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, तो थाइलोफाइटा में विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते। ब्रायोफाइटा के उभयचर वर्ग कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है, आपको बता दे, कौन सा पेड़ है जिसको उभयचर कहा जाता है? पता है आप लोगों को? आप लोग थोड़ा सा बताओ, कौन सा पेड़ है जिसको उभयचर कहा जाता है? जल्दी बताइए। उभयचर, लीव वाटर्स, लीव वाटर्स। चलिए, टेरिडोफाइटा, इसमें क्या होता है? पुष्प होता है,
फूल भी होता है, पत्ते भी होता है, जड़ तना भी होता है, जड़ तना भी होता है, ये सब होता है। थैलोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। बता चुके हम। हेटेरोगैम्स, इसमें क्या होता है? बीज अंदर होता है, बीज अंदर होता है। चलिए सवाल नंबर दूसरा। हाँ, 2 नंबर सवाल है। चलिए, इनमें से कौन सा एक सेप्रोफाइटिक है? सेप्रोफाइटिक का मतलब था परपोषी। तो परपोषी तो कबूतर भी है, कुकुरमुत्ता भी है, पुरुष भी है, शैवाल नहीं है। तो शैवाल तो आंसर बिल्कुल नहीं होना है। बोलता है सेप्रोट्रॉफ है, जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर रहता है। ये है कुकुरमुत्ता। क्या है? कुकुरमुत्ता। आपको बता देते हैं पोषण का प्रकार। पोषण 2 प्रकार के होता है। एक होता है स्वपोषी, और एक होता है परपोषी। स्वपोषी वह होता है जो खुद से स्वयं भोजन बनाता हो, जैसे हरा पौधा, लाइकेन, यूग्लिना, ये सब स्वपोषी का उदाहरण है। अगर आप परपोषी की बात करें तो परपोषी 3 प्रकार के होता है। परपोषी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है सेप्रोट्रॉफ, नहीं, इसको बोलते हैं परपोषी। परपोषी 3 प्रकार के होता है। एक होता है, ब्रेन से निकल रहा रे सुबह, ब्रेन से निकल रहा है। परजीवी क्या होता है? परजीवी। दूसरा होता है मृतोपजीवी। तीसरा होता है अपघटक। अपघटक भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी। परजीवी की बात करिएगा तो इसमें आ जाएगा आपको अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। ना बोर्ड छोट है, हटवे नहीं करता। फिर तोपजीवी में आपको आपको अमरबेल आ जाएगा। अमरबेल को ही कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। आपको और बता दे, जीवाणु आ जाएगा, विषाणु आ जाएगा, ये सब बातें आ जाएगी। इतना बातें आप लोग याद रखिएगा तो आपसे सवाल जो है नहीं छूटेगा। हालांकि इसको डीप में पढ़ना है, आपको बहुत गहराई तक जानना है, तो आप ऑफलाइन बेस से जुटिए। और इसमें स्वपोषी भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रकाश संश्लेषी, एक रसायन संश्लेषी। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन ये ऑफलाइन में बताएंगे। ऑनलाइन में 20 क्वेश्चन कराना होता है 1 घंटा के अंदर, तो कितना हम डिलीवर करें आपके सामने। चलिए सवाल नंबर 3। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीकरण। आप देखे होंगे कि भोज भात होता है तो वो खाना जो होता है, जो लास्ट में बच जाता है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं? रख देते हैं। 3 दिन 4 दिन के बाद वो दुर्गंध देने लगता है। क्या ये मतलब है? क्या है कि सूर्य के प्रकाश से वह ऑक्सीकरण किया है और वो हमको क्या करेगा? दुर्गंध देने लगेगा, ठीक ना? तो सूर्य के प्रकाश के वजह से क्या करेगा? ऑक्सीकरण करके दुर्गंध देने लगेगा। ये होता है। सवाल नंबर 4। 4 नंबर सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और पूछा हुआ एग्जाम में सवाल है। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका क्या होता है? देखो, 2 प्रकार की बातें हैं, एक ए और एक ए। ये काला, क्या है? काला। यह है उजला, क्या है? काला क्या होगा? जो सभी रंगों को अवशोषित करेगा।
सभी रंगों को अवशोषण करेगा। तो सभी रंगों को अवशोषण करेगा तो इसमें क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। इसीलिए काला आदमी को गर्मी ज्यादा लगता है। उजला जो होगा उस सभी रंगों को परावर्तित कर देगा। एकदम इत्मीनान से पढ़िए, रिलैक्स। सीखना है हम लोगों को, चाव 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 करके चल जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा ना हम सिखा पाएंगे। नहीं, वो नहीं करना है, एग्जाम निकालना है, उसके लिए सीखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या होगा, तापमान कम, तापमान। पूछ रहा है कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण करता है तो काला होता है। क्या होता है, काला होता है। यही वजह है कि ठंडा के मौसम में हम लोग काला जैकेट पहनना पसंद करते हैं, काला जूता पहनना पसंद करते हैं, ताकि हमको जो है सारा रंग हम अवशोषित करें और तापमान मेरे शरीर का बढ़ जाए, उष्मा का अवशोषण हो। ठीक ना, ये फैक्ट्स है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। 5 को देखिएगा, पीसा की झुकी हुई मीनार, मिस्र में पड़ता है ये चीजें। लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है, तो इसमें एक वर्ड ढूंढिएगा, उदरबारदर। जिस ऑप्शन में उदरबारदर लगा होगा वही आंसर होगा, और ऐसा बहुत कम एग्जाम होगा जिसमें ये सवाल नहीं पूछा हुआ है। तो मीनार के गुरुत्व के केंद्र के बीच उदरबारदर रेखा के कारण ये मीनार नहीं गिरता है। ठीक है, सवाल नंबर 5, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र CHO है। अच्छा देखिए, तो इसमें CHO है, इसमें मतलब कि OH भी है, अल्कोहल भी है। उसके बाद CHO को तो हम खुदे बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी है, और O भी है, इसको कीटोन बोलते हैं, तो कीटोन भी है। इसका ये मतलब है कि इसमें तीनों है, CHO में अल्कोहल भी है, कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है। दिख रहा है ना। चलिए सवाल नंबर 7, हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है, तो HF में। इस HF की विशेषता बता दे, कांच पर पेंटिंग करने का कार्य करता है। कांच पर, एक से दुइये को सवाले बनता है। एक तो ये बनेगा कि सबसे बड़ा हाइड्रोजन आबंध तो HF में, और कांच पर पेंटिंग करने में किसका उपयोग करते थे, HF का। आप लोग देखे होंगे, मार्केट में जाते होंगे तो चाट चाउमीन के दुकान पर लिखा ना रहता है, हमारे यहाँ शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है, कांच पर लाल से लिखा हुआ रहता है, पेंटिंग से। तो पेंटिंग किससे हुआ होगा, HF से हुआ होगा। किससे हुआ होगा, HF से हुआ होगा। तब वह अड़ता है वहां। मोबाइल नंबर 77 618 89 776, संपर्क करे, दिन में चाहे रात में, किसी भी शुभ अवसर पर। कोई ये नहीं लिखता है कि किसी भी अशुभ अवसर पर, सब लिखता है किसी भी शुभ अवसर पर हमसे कांटेक्ट करे। नहीं, चलिए 7 के बाद 8, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला था CaO Cl2, CaO Cl2, और इसका पूरा नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझा हुआ चूना, इसका मिश्रण होता है। इसका उपयोग जो है हम लोग ब्लीच करने में करते हैं, कपड़ा को ब्लीच करने में, वो क्या बोलते हैं उसको, पौधे के फूल का कलर उड़ाने में इसका उपयोग करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, प्रत्यावर्ती धारा को AC बोलते हैं, AC को DC में चेंज करेगा रेक्टिफायर, DC को AC में चेंज करेगा इन्वर्टर,
ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। ये बदलेगा। अब ट्रांसमीटर क्या करेगा कि रेडियो सिग्नल को मजबूत करेगा। क्या करेगा? एक बच गया क्या? कुछ बचा क्या? नहीं बचा। एक है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करेगा? एम्पलीट्यूड को एम्पलीफायर क्या करेगा? विद्युत शक्ति को एम्पलीट्यूड करेगा। एम्पलीट्यूड करेगा। इंग्लिश सही होगा, हिंदी भले ही गलत हो जाए। समझे? इतनी बातें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप एसी से डीसी में परिवर्तन करना है आपको तो रेक्टिफायर लगाइए। आप लोग देखे होंगे कि हमारे घर में जो बिजली आती है, हम लोग चार्जर यूज करते हैं मोबाइल का, तो चार्जर में रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है। एसी को डीसी करंट में पहले वो क्या करता है? परिवर्तित करता है, तब वो चार्ज होता है। डायरेक्ट एसी से चार्ज नहीं होगा वो। एडोप्टर में जो है, एडोप्टर में रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है। आदित्य चल गया क्या? डीसी को एसी में इन्वर्टर चेंज करता है। आप लोगों के घर में इन्वर्टर होगा तो आप लोग देखते होंगे, बैटरी एक लगा हुआ रहता है बहुत बड़ा। वो बैटरी से करंट पूरे घर में चला जाता है, फिर बिजली वाला लाइन में नहीं जाता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? बहुत बड़े बड़े औद्योगिक से जहाँ से बिजली आती है, वहां से वहां के टोटल आवेश को एब्जॉर्ब करके रखता है, और वहां से हर घर में छोटा छोटा मतलब तनका तनका आवेश देता है। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और कभी कभी ऐसा भी आवश्यकता पड़ता है कि लो वोल्टेज रहता है तो हाई वोल्टेज किया जाता है ताकि अधिक उसको बिजली का पावर मिल सके। ट्रांसमीटर जो है रेडियो सिग्नल में यूज होता है। ना तो वही झरझराने लगेगा, चिलमिलाने लगेगा, को गो 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 रेडियो करने लगेगा। और ये एम्पलीफायर ये विद्युत शक्ति को एम्पलीटाइड में बदलता है। टीवी में सिग्नल देखे होंगे आप लोग, टीवी पहले जो देखता थे एंटीना मिलाने जाते थे, उसको ठीक करता है। चलिए अगला सवाल देखिए। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। सही बात है। आपको बता देते हैं मानव नेत्र के बारे में। यह मानव नेत्र, इसमें एक हिस्सा होता है कॉर्निया। इससे दो काम होता है। पहली बात है कि इसको दान में दिया जाता है। दूसरा दूसरा बोला है नेत्र में प्रकाश का जो है प्रवेश, प्रकाश का प्रवेश ये कॉर्निया से होता है। क्यों? क्योंकि यह मानव नेत्र का आगे का भाग है। मानव नेत्र का आगे का भाग कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में जान गए। दूसरा है पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। तो ये सही बात है। पुतली क्या करता है? मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करता है। तीसरा है आइरिस। ये क्या करता है? आंख के रंगों का, आंख के रंग बताता है। उसके बाद है रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है। सही बात है। आंख के जो रेटिना है, इस रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। वास्तविक कैसा होता है? उल्टा।
और फोटा। ठीक है, तो ये तीनों बात सही है। इसका ये मतलब है कि 1 2 3 सब सही है। बढ़े आगे, चलिए 10 के बाद 11। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कर देते? कि भारी जल क्या होता है? भारी जल जो है हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक हाइड्रोजन, इसका पहला समस्थानिक जो होता है वो H1H होता है। इसको बोलते हैं प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। दूसरा जो होता है वो होता है 1H2 1H2, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, यही ड्यूटेरियम जो है ये भारी जल हो जाता है D2O। क्या होता है? D2O। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, इसका द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन का दूसरा हिस्सा तो 2 और गुना हिया का हिस्सा 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16, यानी कि 2 दूना 4 और 16 4 20। तो इसका द्रव्यमान होता है 20 AMU। 20 AMU। ठीक है, अब आपको हम बताते कि जो भारी जल है, भारी जल K2O, इसका उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। हालांकि मंदक के रूप में मंदक के रूप में जो है D2O का उपयोग करते हैं, हेवी वाटर भारी जल का। और इसी के अंदर कैडमियम और बोरॉन का क्षार होता है, इसको नियंत्रक क्षार कहते हैं। नियंत्रक क्षार। नियंत्रक क्षार। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें शीतलक का काम कौन करता है? शीतलक का काम ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाटिए। और आपको एक बात और बताना है कि बताइए कि नाभिकीय रिएक्टर में 2 प्रकार के ईंधन होता है। नाभिकीय रिएक्टर में 2 प्रकार के ईंधन होता है। एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है प्लूटोनियम 239। इसका उपयोग थोड़ा सा कम करते हैं और इसका क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। और ये वाला जो है ये ऊर्जा ज्यादा देता है और ये ऊर्जा कम देता है। ऊर्जा कम देता है और ये क्या करता है? ज्यादा देता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का काम कौन करता है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बहुत मार मारेंगे भैया, बहुत मार मारेंगे। जहाँ बैठे वहीं तक पहुंच जाएंगे हम, पहले बता रहे हैं। अरे मेरे ब्रेकअप के दुश्मन, कमेंट बॉक्स में छापने से आपका जो है एनर्जी लेवल और दुगना होगा और आपको जो है पढ़ने का दिल करेगा और समझ में आएगा। अब आप आंसर ढूंढना ही नहीं पसंद करते हैं तो कैसे होगा? अब तैयारी करने ना बैठे हैं तो जो सवाल पूछा जाएगा उस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए और जो पढ़ाया जाता है उसको याद कीजिए ना। चलिए, तीसरा है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। टाइम कितना है? 4 महीना। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछाता है बिहार पुलिस में सबसे अधिक बार, तो हमने लाने का कोशिश किया है। देखिए, अगर टाइम 4 महीना है इसका ये मतलब है, आप फिर बोला कि पदार्थ का जो क्षय हो गया 3, अगर क्षय 3 हो गया तो बचल कितना होगा? शेष बचा पदार्थ। अगर क्षय हो गया 3/4 तो जो शेष बचल होगा 1 घटाओ 3/4 यानी कि 1/4 बचल होगा, नहीं बचल होगा। अब आप फॉर्मूला जानते हो, 1/2 के पावर n बराबर में बचा हुआ पदार्थ होता है। बचा पदार्थ क्या ये मतलब है कि 1/2 के पावर n अब बराबर में हो जाएगा 1/4। अगर हम इसको हल करेंगे तो 1/2 के पावर n रहने दो और 1/4 को 1/2 लिखो, यानी n बराबर आ जाएगा 2। n बराबर कितना? 2। आप लोग देख सकते हैं कि 4 महीना लगा था। कितना में लगा था? 4 महीना लगा था समय। तो टाइम
1/2 यानी हाफ ईयर होने में 4 महीना लगा था, और 2 के इसका बचा हुआ पदार्थ कितना है 2, तो 2 बचा हुआ है, यानी कि अब जो है 8 महीना इसको लगेगा। कितना लगेगा 8 महीना। ऑप्शन है 8 महीना, एकदम सही। कितना लगेगा 8 महीना लगेगा। देखिए ऐसे ही बनाना है आप लोगों को, सब आदमी को ऐसे ही बनाना है। और इस टाइप के क्वेश्चन बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में पूछता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्यूरी बिंदु जो होता है, इस तापमान पर, क्यूरी बिंदु के तापमान पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। धातु का चुंबकीय गुण क्या होता है? समाप्त हो जाता है। 14, मोटापे को मापते हैं, मोटापे को हम लोग नापते हैं BMI से। बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को, ये सवाल सीधे ऑनलाइनर है पूछता है। मोटापे को नापते हैं हम लोग किससे? BMI से। अगला सवाल है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? डॉल्फिन के समूह को हम लोग पॉन्ड कहते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? पॉन्ड कहते हैं। अच्छा, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, ये पटना में। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? देखिए हम बता देते हैं, AU, AG, PT और HG। AU मतलब सोना, AG मतलब चांदी, PT मतलब प्लेटिनम, HG मतलब पारा। ये सब जो होता है ये उत्कृष्ट धातु है। तो यहाँ आंसर है चांदी। बढ़े आगे, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछते हैं। क्या हुआ? अगला सवाल है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जब पुनः विकसित होता है, तो मानव शरीर में लीवर जो है ये दोबारा उत्पन्न होता है। इसलिए जो लोग शराब पीते हैं उसका लीवर खराब हो जाता है, अब फिर देखते होंगे कि इलाज करवाते हैं फिर ठीक हो जाता है। तब ना वो कहता है कि बोतल तो साथ देने के लिए तैयार है लेकिन लीवरे साथ नहीं दे रहा है। नहीं, ये कर सके देखिएगा, बोलेगा आपके आसपास में शराबी होगा तो ये बात बोलता है, बोतल तो साथ देने के लिए तैयार है लेकिन लीवरे साथ नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि लीवर जो है, सॉरी, लीवर तो साथ देने के लिए तैयार है। हाँ, गलती हो रहा है क्या कहावत? बोतल तो साथ देने के लिए तैयार, लीवर साथ नहीं दे रहा। तो ये जो है ये दोबारा उत्पन्न होता है, ठीक ना? तो लीवर जो है दोबारा उत्पन्न होता है। एक बात और बता दे, कल हम एक सवाल आपसे पूछे थे कि माँ के पेट के अंदर बच्चों के शरीर में खून कहाँ बनता है? तो जिगर में बनता है, यानी कि यकृत में बनता है। यकृत, उसका आंसर भी क्या होगा? यकृत। तो कल पूछे थे आप लोग, कमेंट बॉक्स में नहीं दिए थे जवाब, हम आपको बता दिए, ठीक ना? गर्भ के अंदर बच्चे के शरीर में ब्लड का निर्माण यकृत में होता है, और वह प्लासेंटा के मदद से क्या करता है? पोषण करता है, यानी भोजन लेता है। ठीक, चलिए 17 के बाद 18, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलैंड कहीं पाए जाते हैं? तो ही पाया जाता है अग्नाशय में। अग्नाशय के बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जिसका खोज किया था विलियम बेंटिक। और इसके अधिकता से मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? अल्पाका। अल्पाका जो होता है ये भेड़ का एक प्रजाति है, भेड़ का एक प्रजाति है, और ये जो क्या करता है? ऊन फाइबर देता है। टमाटर क्या है?
टमाटर एक प्रकार का फल है। आप भी सोच रहे होंगे कि सब्जी होगा। देखिए, फल दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक फल, एक होता है काल्पनिक फल। एक होता है काल्पनिक फल। वास्तविक फल कौन होगा? जिसमें अंडाशय नहीं होगा, अंडाशय से प्राप्ति नहीं। इसमें क्या होगा? वर्तिकाग्र होगा। तीसरा, इसमें बीज नहीं होगा। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे सेब। सेब जो है ना, वो वास्तविक फल नहीं है। सेब के बाद आपको हम बता दें, सेब के बाद हम आपको बताते हैं, शांत रहिए, बस आप लोग लिखिए। केला, शहतूत, ये सब जो है वास्तविक फल नहीं है। इसमें क्या होगा? यह अंडाशय से प्राप्त होता है, अंडाशय से प्राप्त होता है। वर्तिकाग्र नहीं होता, नष्ट हो जाता है। बीज होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, काल्पनिक फल तो ये है टमाटर, अंगूर। अच्छा, बीज इसमें होगा, रुक जाइएगा, नहीं हम क्या बोले? वास्तविक फल। ओहो, इसमें एग्जाम्पल में आपको सेब नहीं आएगा। कौन बता दिया था? हमरा प्रति बता दिया का आभासी फल। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें उल्टा लिखा गया। आयुष तंगा से कट करना था वहां, देख लेना, ठीक ना। चलिए, तो काल्पनिक फल जो है, इसका एग्जाम्पल है आपको, काल्पनिक फल कौन कौन होगा? सेब, शहतूत, केला, ये सब काल्पनिक फल है। ये सब क्या है? काल्पनिक फल है। और टमाटर, टमाटर हो गया। टमाटर के बाद वास्तविक फल की बात कर रहे हैं, बेर, आम, मक्का, ये सब जो है वास्तविक फल है। मक्का भी फल में आता है, बेर भी फल में आता है। आपको और बता दे, संतरा, ये सब फल का उदाहरण है। तो वास्तविक फल इधर लिख दिए है, काल्पनिक फल उधर लिख दिए है, और यहाँ से सवाल पूछते हैं बहुत सारा, इसलिए हम लाए हैं। और जो भी सवाल आए वो पूछा ही जाता है, इसलिए तो लाए हैं। तो आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं फिर आप लोगों से। बाय बाय, टाटा।